हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो राजस्थान के अपोहा तंत्र से संबंधित है। अपोहा तंत्र किसे कहते हैं? अपोहा का मतलब होता है बहना। किसका बहना? नदियों का बहना। इसी से संबंधित आज का ये बिंदु होगा। इस पर हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान के अंदर कितने प्रकार के अपोहा तंत्र है, राजस्थान के अपोहा तंत्र को कितने भागों में बांटा है, हमारी नदियां बहती हुई किस क्षेत्र के अंदर आकर गिरती है, उसी से संबंधित ये बिंदु रहेगा, ये चर्चा रहेगी इस पे। तो टॉपिक अपन डाल लेंगे राजस्थान का अपोहा तंत्र। तो सबसे पहले तो मैं आपके सामने अपोहा तंत्र की परिभाषा मेंशन कर रहा हूं। तो अपोहा तंत्र की क्या परिभाषा लिखनी है आपको? सीधी सी बात है, किसी क्षेत्र के नदी तंत्र से है। किसी क्षेत्र, कोई क्षेत्र है, वहां पर एक जो नदी तंत्र होता है, और वो नदी तंत्र कैसे बनता है? वो नदी तंत्र बनता है विभिन्न दिशाओं से बहकर आती हुई नदियों से। और जब विभिन्न क्षेत्रों से जब नदियों का जाल बहता हुआ एक मुख्य नदी का निर्माण करता है, तो उसे हम अपोहा तंत्र कहते हैं। छोटे से डायग्राम से समझ सकते हैं, जैसे कि मुख्य धारा है और इसी मुख्य धारा से कई सारी नदियां आपस में आके मिल जाए। ये आपकी मुख्य धारा हो गई और ये आपकी एक तंत्र के रूप में हो गया, और इसे हम क्या कह सकते हैं? अपोहा तंत्र के नाम से जान सकते हैं। अब इसकी एक परिभाषा मैं आपके सामने लिख देता हूं। परिभाषा क्या लिखेंगे? किसी क्षेत्र के नदी तंत्र, किसी क्षेत्र के नदी तंत्र को अपोहा तंत्र कहते हैं, जिसमें विभिन्न दिशाओं से बहकर आने वाली नदियां एक मुख्य नदी तंत्र का क्या करें? निर्माण करें। उदाहरण के तौर पर जैसे कि गंगा नदी है। अब ये गंगा नदी कोई एक मुख्य नदी थोड़ी है, इस गंगा नदी की कई सहायक नदियां हैं, और उन्हीं सहायक नदियों से एक विशाल गंगा का क्या होता है? निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के अपोहा तंत्र के विभाजन की। ठीक है, तो राजस्थान के अपोहा तंत्र के विभाजन को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। तो यहां टॉपिक डाल लेंगे अपन, राजस्थान के अपोहा तंत्र का विभाजन। ठीक है, और इस विभाजन को हमने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला जो भाग है, मतलब जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं, अरब सागर, और इस अरब सागर के अंदर गिरने वाली नदियों का जो प्रतिशत है वो 17% भाग जो है वो अरब सागर में है। दूसरे नंबर पे जो है वो है अंतः प्रवाही नदियां, और इन नदियों का अंतः प्रभावी, ये तो समझ में आ गया कि जो नदियां अरब सागर में गिरती है। अंतः प्रभावी का मतलब होता है जो राजस्थान के अंदर बहती हो, और इसका प्रतिशत ज्यादा है, 60% भाग इसका है, क्योंकि हमारा मरुस्थल का विस्तार इतना बड़ा है। और तीसरे नंबर पे जो आता है वो है बंगाल की खाड़ी की नदियां। ठीक है, ये अरब सागर की नदियां हो गई, ये अंतः प्रवाही नदियां हो गए, और बंगाल की खाड़ी का अगर प्रतिशत की बात करें तो 23% नदियां इसी, मतलब 23% नदियों का जल वो इसी क्षेत्र में आके गिरता है, बंगाल की खाड़ी के अंदर। ठीक है, चलिए यहां तक तो आपके समझ में आ गया होगा कि राजस्थान के अपोहा तंत्र को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब देखिए, राजस्थान जो है, इस राजस्थान के बीचों बीच एक अरावली पर्वतमाला श्रृंखला का भी निर्माण है। ये अरावली जो है वो राजस्थान के अंदर जल का विभाजन रेखा के रूप में काम करती है। मतलब राजस्थान के बीचों बीच होके ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, और इसी अरावली श्रृंखलाओं की वजह से जल विभाजक को 2 भागों में विभाजित कर देता है। एक भाग, कुछ नदियां तो अरब सागर, जो कि आपका कौन सी दिशा के अंदर पड़ता है? पश्चिम दिशा की ओर पड़ता है। ठीक है, और एक चला जाता है नदियों का भाग पूर्वी बंगाल खाड़ी की तरफ, जो कि पूर्वी भाग के अंतर्गत है। ठीक है, तो हम इसके अंदर किस तरीके से मेंशन करेंगे, सुन लीजिए। अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा के रूप में जानते हैं, लिखेंगे अपन अरावली
को राजस्थान में जल विभाजक रेखा के रूप में जानते हैं। ठीक है, वो दो विभाजन है, एक आपके पूर्वी बंगाल की खाड़ी और दूसरा अरब सागर की खाड़ी। ठीक है, यहां लिखेंगे अरावली राजस्थान के अपवाह तंत्र के विभाजन को दो भागों में बांटता है। और वो दो भाग कौन से हैं? पहला, आपके पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और दूसरा जो है वो पश्चिम में अरब सागर। ठीक है, ये दो भागों के अंदर विभाजित करती है अरावली पर्वतमाला। मतलब बीचों बीच में नदी आती है, कुछ तो नदियां आपके बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, कुछ नदियां अरब सागर में चली जाती है। ठीक है, अब तीसरा विभाजन और है, वो है अंतः प्रभावी नदियां। ये नदियां आपके राजस्थान के अंदर ही फैली हुई है। अंतः प्रभावी जो नदियां बहुत अधिक मात्रा में 60% भाग है इसका। उसका कारण भी है क्योंकि राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार क्या है? अधिक है। इसको भी मेंशन करेंगे, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए सामने देखेंगे, मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर मेंशन कर दिया है, अरब सागर की नदियां, अंतःप्रवाही नदियां, बंगाल की खाड़ी की नदी। अब देखिए मैंने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का विभाजन जो नदियां हैं वो कौन करती है? अरावली पर्वतमाला। मतलब अरावली पर्वतमाला एक राजस्थान में जल विभाजक रेखा के रूप में जो कुछ नदियों को तो अरब सागर की तरफ घुमा देती है और कुछ नदियों को बंगाल की खाड़ी की तरफ घुमा देती है। अब बात करते हैं अंतः प्रभावी नदियां। ठीक है, मैं बात करूंगा राजस्थान के अंदर, जो राजस्थान है उस राजस्थान में अंतः प्रवाही जो नदियां हैं का प्रतिशत है वो है 60%। ठीक है, 60% भाग है। मतलब सबसे ज्यादा अगर प्रतिशत किसी का है इन अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों से अगर ज्यादा है तो वो है अंतः प्रवाही नदियों का। उसका कारण है क्योंकि राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार क्या है? अधिक है। लिख देंगे इसमें, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार क्या है? अधिक है। ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ा सा और मेंशन करता हूं। भारत के अंदर अगर राजस्थान के और भारत की बात करें तो अगर मैं भारत के तुलना करूं राजस्थान के जल क्षेत्र की, मतलब भारत के कुल सतही जल और नदी जल का अगर प्रतिशत निकालूं, राजस्थान से तुलना करूं तो राजस्थान जो है उसका 1.16% भाग भारत को देता है। मतलब भारत के कुल सतही जल और नदी जल का राजस्थान में 1.16% भाग है। अगर 100% भारत में पानी है तो 1.16% राजस्थान में। ठीक है, लिख देंगे अपन, भारत के कुल सतही व सतह मतलब जमीन के ऊपर, सतही व या फिर नदी की बात कर लो, नदियों के जल का 1.16% भाग है। ठीक है, 1.16% भाग है अगर पूरे भारत की बात करूं तो। और अगर मैं भारत के कुल भूमिगत जल की बात करूं, ये तो सतही जल की बात हो गई जिसका 1.16% भाग राजस्थान में, और अगर मैं भारत के कुल भूमिगत जल की बात करूं तो राजस्थान में 1.69% भाग है। ठीक है, लिखेंगे भारत के कुल भूमिगत का मतलब होता है जमीन के अंदर, भूमिगत जल का 1.69% भाग है। आगे बात समझ में और सुनिए, राजस्थान के कुल नदी बेसिन की बात करूं तो 15 कुल नदी बेसिन, उसके अंदर इसके अलावा राजस्थान के अंदर कुल तो नदी बेसिन है 15, और उप बेसिन की बात करूं तो 58 जो है, उप मतलब छोटा। ठीक है, तो नदी बेसिन कितना है? राजस्थान में कुल नदी बेसिन जो बड़ा भाग है, कुल नदी बेसिन कितने? 15, एवं 58 जो है उप
नदी बेसिन है, मतलब छोटे भाग है, नदी के छोटे रूप जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना तो आपके समझ में आ गया होगा। ये छोटी छोटी विशेषताएं आपके राजस्थान के अपवाह तंत्र की है। एक छोटे से डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा कि राजस्थान में नदियों का प्रवाह किधर से है। ठीक है, तो एक छोटा सा मानचित्र बनाएंगे, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए सामने एक राजस्थान का मानचित्र है। इस राजस्थान के मानचित्र में हम आपको बताएंगे राजस्थान के अपवाह तंत्र को। अगर मैं राजस्थान के ऊपरी भाग के अंतर्गत जाता हूं तो ये भाग जो है ये घग्गर नदी को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे घग्गर नदी मौजूद है। अगर मैं बेसिन की बात करूं, बाह्य बेसिन की बात करूं, तो भैया ये जो भाग दिख रहा है ये आपका बाह्य नदी बेसिन वाला क्षेत्र है। आगे बात समझ में। इसके अलावा आप नीचे वाले पार्ट इधर की साइड आइए तो कुछ नदियों का जाल यहाँ पर मौजूद है। जैसे कि ये भाग है जो है वो जालोर के नाले हैं। ठीक है, नदी के नाले यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा इससे थोड़ा नीचे की ओर आते हैं तो ये सूकड़ी नदी जो है यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा फिर नीचे की ओर आते हैं तो पश्चिमी बनास नदी जो है, पश्चिम की बनास यहाँ पर मौजूद है। और इसके ठीक नीचे की ओर आते हैं तो आपको साबरमती जो नदी है वो यहाँ पर आपको मिलेगी, साबरमती। इसके ठीक नीचे वाला भाग जो ये वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है ये माही नदी को प्रदर्शित करता है। कौन सी नदी को प्रदर्शित करता है? माही नदी को। चलिए आप इधर की साइड चलते हैं तो ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये जो कोटा बूंदी वाला एरिया है जो कि पूर्वी भाग जो है, इस भाग के अंदर आपको चंबल नदी, ठीक है, चंबल नदी आपको यहाँ को देखने को मिलती है। चंबल और माही से ठीक ऊपर वाले जो भाग है ये आपका बनास वाला पार्ट है। कौन सा भाग है? बनास वाले नदियां यहां पर बहती है। लूनी नदी इसके ठीक ऊपर वाले पार्ट की बात करें, थोड़ा बनास को नीचे डालते हैं, बनास। ठीक है, बनास ये लूनी नदी वाला पार्ट है। इस ये जो भाग दिख रहा है आपको ये लूनी नदी वाला पार्ट है। यहां पर वही जो मैं बता रहा था आपको ये शेखावाटी वाला एरिया है। इसी से ऊपर आपके जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो यहीं पर मौजूद है। शेखावाटी जो भाग है उससे थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं, साबी नदी यहां पर मौजूद है। ठीक है, ये शेखावाटी बोल दीजिए, शेखावाटी। ठीक है, ये साबी नदी। ठीक है, इस तरीके से विभाजन आप मानचित्र उठाइए, वहां पर आपको मिलेगा। इसके अलावा ये भाग जो है वो रूपाली नदी का भाग है। ठीक है, रूपाली। इससे थोड़ा नीचे की ओर आते हैं तो आपको बाण गंगा नदी आपको मिलेगी। कौन सी नदी मिलेगी? बाण गंगा। इससे थोड़ा नीचे आते हैं तो गंभीरी नदी। ठीक है, गंभीर नदी। और इससे थोड़ा नीचे की ओर आते हैं तो पार्वती नदी आपको मिलेगी, पार्वती। और इसी तरीके से नदियों का विभाजन जो है वो राजस्थान में मौजूद है। आगे बात समझ में। ये मानचित्र आपको समझ में आ गया होगा। आप मानचित्र उठा के देखना, उस मानचित्र के अंदर आपको इसी तरीके से थोड़ा जगह ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी इसी तरीके से मेंशन होगा। अब हम बात करेंगे, ये तो मैंने ऑल ओवर राजस्थान की बात बताई, लेकिन अब मैं मुख्य तौर पर मैं बात करूंगा अरब सागर की नदियों की। ठीक है, अरब सागर के अंदर गिरने वाली कुछ नदियां मुख्य रूप से है, 4-5 नदियां हैं जो कि अरब सागर में गिरती है, उसी की हम चर्चा करेंगे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला बिंदु डाल लेंगे अरब सागर की नदियां, डाल लेंगे अरब सागर की नदियां। और इन नदियों के अंदर हम बात करेंगे कुछ ऐसी नदियों की जो कि इसमें गिरती है, जिसमें मुख्य रूप से जैसे लूनी नदी है, माही नदी है, कुछ नदियां हैं, 4-5 नदियां, उसके बारे में चर्चा करेंगे, मैं बताऊंगा आपको। तो ये पॉइंट आप डाल लीजिए और इस मानचित्र को आप उतार लीजिए। देखिए सामने मैंने टॉपिक डाल दिया अरब सागर की नदियां। आज हम इस टॉपिक में अरब सागर की नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। और अरब सागर की नदियों के अंदर गिरने वाली जो मुख्य नदियां हैं उसके नाम सुन लीजिए। पहला लूनी नदी। ठीक है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो जो है वो लूनी नदी से संबंधित होगा। सेकंड वीडियो में हम पढ़ेंगे माही नदी के बारे में। ये दूसरी नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है, राजस्थान की। इसके अलावा तीसरा बिंदु जो है वो है पश्चिमी बनास की नदी। ठीक है, और चौथा जो बिंदु है, चौथी जो नदी है वो है साबरमती। कौन सी नदी है? साबरमती नदी। ठीक है, ये 4 नदियां जो है मुख्य रूप से आपके अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। अब इसमें सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे लूनी नदी के बारे में। तो पहला बिंदु डाल लेंगे अपन लूनी नदी। ठीक है, अब देखिए लूनी नदी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं उद्गम स्थान की बात कर लेता हूं कि भैया
आपके लूनी नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ पर है, कहाँ से ये नदी निकलती है? तो नाग पहाड़ी। कहाँ से निकलती है ये? नाग पहाड़ी, जो कि कहाँ पर मौजूद है? अजमेर के अंदर। क्लियर? ठीक है। दूसरा बिंदु सुन लीजिए, संगम क्षेत्र अगर बात करें संगम की, तो इन नदियों का संगम कहां पर होता है? तो बता दूं, कच्छ का रण क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? कच्छ का रण क्षेत्र। अब पूछोगे कहां पर? यह है या गुजरात के अंदर। कहां पर है? गुजरात में। सुनिए, लंबाई की बात कर लेते हैं इस नदी की। तो अगर मैं कुल लंबाई की बात करूं लूनी नदी की, तो 195 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। लेकिन अगर मैं राजस्थान में बात करूं, राजस्थान के अंदर इसकी जो कुल लंबाई है वो है 350 किलोमीटर। कितनी है? 350 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। क्लियर? अब मैं बात करता हूं अपवाह तंत्र की। अपवाह तंत्र की मतलब कौन कौन से जिले से होती हुई ये नदी बहती है? तो बता दूं, अजमेर पाली, अजमेर है, पाली है, नागौर। ठीक है, अजमेर, पाली, नागौर, इसके अलावा बाड़मेर, जालोर और जोधपुर। ठीक है, बाड़मेर, जालोर और जोधपुर से होती हुई ये नदी बहती है। क्लियर? अगर मैं बात करूं सहायक नदियों की, सहायक नदियां मतलब इस नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं जिससे ये नदी बड़ी होती है, तो इसकी प्रमुख नदी है जैसे कि सूकड़ी। कौन सी नदी? सूकड़ी नदी। ठीक है, बांडी नदी। ठीक है, सूकड़ी, बांडी, खारी, खारी नदी, जोजड़ी। कौन सी नदी? जोजड़ी नदी। इसके अलावा जवाई, सांगी, जवाई है, सांगी है। ठीक है, ये नदियां। इसके अलावा आपके जो लीलड़ी है, गुइया है और एक है मीडड़ी। ठीक है, यहां लिख देंगे अपन। एक दूसरी नाम क्या बताया मैंने? लीलड़ी, लीलड़ी, थोड़ी अजीब नाम है, गुइया। ये ऐसी प्रमुख नदियां हैं जिनसे मिलकर आपकी लूनी नदी का क्या होता है? विस्तार होता है। अब इन्हीं नदियों के अंदर कुछ नोट करने वाली बातें, जैसे कि कुछ नोट करने वाली आपकी बात होगी जोजड़ी से संबंधित, और एक नदी है बांडी से संबंधित। ठीक है, इन दोनों नदियों से संबंधित कुछ क्वेश्चन निकल के आते हैं, वो भी मैं आपके सामने मेंशन कर रहा हूं, उसे नोट कर लेना। ठीक है, पहले तो आप यहां तक उतार लीजिए। देखिए, नोट करने वाली बात क्या है, जैसे कि मैंने कहा जोजड़ी नदी से नोट करने वाली बात क्या है, इसमें से कौन सा क्वेश्चन आता है? तो सुन लीजिए, लूनी नदी जो है उस लूनी नदी में बाईं ओर, दाईं ओर से आने वाली एकमात्र नदी है वो है जोजड़ी। समझ में आई बात? लूनी नदी में दाईं ओर से आने वाली एकमात्र नदी है कौन सी? जोजड़ी। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन बांडी से है। देखिए, बांडी नदी को रासायनिक नदी भी कहते हैं। ठीक है, इसे रासायनिक नदी भी कहते हैं। उसका कारण क्या है? सुन लीजिए, क्योंकि इस नदी के अंदर रंगाई छपाई वाले जो उद्योग होते हैं, उस उद्योग से आने वाला रासायनिक जो है वो इसी नदी में जाके मिल जाता है, इसलिए इसको रासायनिक नदी भी कहते हैं। ठीक है, लिख देंगे, क्योंकि इस नदी में रंगाई छपाई वाले उद्योगों से निकला रसायन इस नदी में मिल जाता है, इसलिए इसको कौन सी नदी कहते हैं? रासायनिक नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। दो नोट आपके ये है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इजी भी है, कि लूनी नदी के दाईं ओर बहने वाली एकमात्र नदी है और इसे रासायनिक नदी कहते हैं, और ये रासायनिक नदी किस कारणों से है? रंगाई छपाई। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। अब मैं बात करूंगा लूनी नदी की विशेषताओं की। ठीक है, टॉपिक डालेंगे लूनी नदी की विशेषताएं।
अब देखिए लूनी नदी की अगर मैं विशेषताओं की बात करूं तो सबसे पहली विशेषता उसके उपनाम से संबंधित है। किससे संबंधित है? उपनाम। यहां लिखेंगे लूनी नदी के उपनाम। उपनाम का मतलब होता है कि लूनी नदी को और किस नाम से जाना जाता है। तो बता दूं, पहला तो है सागरमती के नाम से इसको जाना जाता है, सागरमती भी इसको कहते हैं। दूसरा लवणमती के नाम से भी इसको जानते हैं। किस नाम से? लवणमती के नाम से इसको जानते हैं। एक है आधी मीठी, आधी खारी नदी के नाम से भी इसको जानते हैं, आधी मीठी आधी खारी। और एक चौथा बिंदु और है, इसको बोलते हैं अंत सलीला, जो कि कालिदास के अनुसार ये नाम है। क्या है? अंत सलीला। और ये है कालिदास के अनुसार। क्लियर? ये आपकी पहली विशेषता है जो कि लूनी नदी के उपनाम से संबंधित है। ऐसी कई 5 विशेषताएं मैं आपको बताऊंगा लूनी नदी की। ठीक है, पहली विशेषता तो लूनी नदी के उपनाम से हो गई कि भाई लूनी नदी को किस किस नामों से जाना जाता है। सागरमती, लवणमती, आधी मीठी, आधी खारी, अंतसलीला, जो कि कालिदास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी में एक टॉपिक और जोड़ेंगे, रेल नाड़ा। देखिए रेल नाड़ा जो है वो क्या है? जालोर में लूनी के अपवाह क्षेत्र को रेल या फिर नाड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको मेंशन करेंगे अपन। ये इसी के अंदर इसी से जुड़ा हुआ पार्ट है, इसको भी लिखवाएंगे अपन। इसको यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए क्या नाम बोला मैंने? रेल या फिर नाड़ा। और रेल नाड़ा कहां का नाम है? सुन लीजिए फिर से, जालोर में लूनी के अपवाह क्षेत्र को। ठीक है, जालोर में लूनी के अपवाह मतलब बहना, मतलब लूनी नदी जालोर में जहां पे बह रही है उस क्षेत्र को हम रेल नाड़ा के नाम से जानते हैं। जालोर में लूनी के अपवाह क्षेत्र को रेल नाड़ा कहा जाता है। ठीक है, ये आपकी पहली विशेषता कंप्लीट होती है उपनाम से संबंधित। ठीक है, ये भी एक रेल नाड़ा भी इसका एक नाम है, इसलिए इसको उपनाम में ही डालेंगे। दूसरी विशेषता सुन लीजिए। दूसरी विशेषता आपके लूनी नदी की एक शब्द है बालोतरा, जो कि बाड़मेर में स्थित है। लूनी नदी में बाढ़ इसी क्षेत्र में आती है। अगर लूनी नदी क्षेत्र के अंदर बाढ़ आ रहा है तो बालोतरा वाले क्षेत्र में आती है। बालोतरा के बाद में लूनी नदी का पानी कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। ठीक है, दूसरी विशेषता लाएंगे बालोतरा। और बालोतरा कहां बताया मैंने? बाड़मेर में। ठीक है, और बालोतरा की क्या विशेषता बताई मैंने? लूनी नदी में बाढ़ इसी क्षेत्र में आती है। लूनी नदी में बाढ़ इसी क्षेत्र में आती है। ये इसकी पहली विशेषता हो गई। दूसरी, बालातोरा के बाद में लूनी नदी का पानी कैसा हो जाता है? खारा। ठीक है, लिखेंगे बालोतरा के बाद लूनी नदी का पानी क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। ठीक है, ये विशेषता है दूसरी। अब तीसरी विशेषता की बात कर लेते हैं। तीसरी विशेषता क्या है? तो बता दूं, राजस्थान में कुल अपवाह तंत्र में लूनी का जो योगदान है वो 10.40% है। मतलब राजस्थान में अगर बहुत सारी नदियां बहती है तो नदियों का 10% भाग तो किसका है? लूनी नदी का। लिखेंगे, ये तीसरी विशेषता है। राजस्थान में कुल नदी तंत्र के अपवाह क्षेत्र का 10.40% भाग किसका है? लूनी नदी का। मतलब 10.40% भाग तो लूनी नदी का ही है। लूनी मरु प्रदेश में सबसे लंबी नदी मानी जाती है। कहां पर? मरु प्रदेश में, जो राजस्थान की जो इतनी सारी नदियां हैं उसमें सबसे लंबी नदी किसको माना गया है? लूनी को। लिख देंगे, लूनी
मरु प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। क्लियर? ये हमारी दो विशेषता कंप्लीट होती है, जिसमें कुल मिला के हमारी 3 विशेषता कंप्लीट हो गई। चौथी विशेषता है बांध परियोजना से संबंधित। ठीक है, देखेंगे कौन कौन से बांध यहां पर मौजूद है, कौन कौन सी नदियों पर ये बांध बने हुए हैं। चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए चौथी विशेषता डालेंगे अपन। चौथी विशेषता क्या है? बांध परियोजना। और देखिए परियोजना में कौन कौन से बांध आते हैं। सबसे पहले आता है जसवंत सागर। पहला है जसवंत सागर, और उसी के साथ में पिचयाक बांध। पिचयाक बांध है, और ये कौन सी नदी पर मौजूद है? तो ये नदी है लूनी नदी। और लूनी नदी का कौन सा क्षेत्र है? ये है जोधपुर का। यहां पर जोधपुर में लूनी नदी के ऊपर जसवंत सागर या फिर पिचकाय बांध जो है बनाया गया। दूसरा बाकली बांध, दूसरा है बाकली बांध। तो आपको बता दूं बाकली जो बांध है ये कौन सी नदी? सूकड़ी नदी, जो कि जालोर में स्थित है। सूकड़ी, और जो कि कहां पर? जालोर में। आगे बात समझ में। बाकली बांध कहां? सूकड़ी, जो कि सूकड़ी नदी पर जालोर में स्थित है। इसके बाद में आता है हेमावास बांध, जो कि बांडी नदी पर है। तीसरा है हेमावास। ठीक है, कौन सी नदी? बांडी। और कौन सा जिला बताया मैंने आपको? पाली। ठीक है, कौन सा जिला है? पाली के अंदर। आगे बात समझ में। 3 डैम बता दिए मैंने आपको। चौथा डैम, चौथा है जवाई, जवाई डैम। तो बता दूं जवाई डैम जो है वो जवाई नदी पर। क्लियर? कौन सी नदी पर? जवाई नदी पर, सुमेरपुर में, और ये जिला है पाली। ठीक है, सुमेरपुर और जिला है पाली। कुल मिला के ये 4 डैम जो है वो आपके लूनी नदी से संबंधित है। और इसी के साथ में अपने 4 बिंदु कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में हम एक छोटा सा जमाई बांध के बारे में बताएंगे कि जमाई बांध की कुछ विशेषताएं, उसके उद्गम के बारे में कि कहाँ पे वो बना, किस तरीके से उसका विकास हुआ, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये बिंदु आप उतार लीजिए, यहाँ तक उतार लीजिए आप लोग। देखिए जैसे कि मैंने बताया 5वां बिंदु जमाई बांध का, ये एक विशेषता है। यह पाली में सुमेरपुर में स्थित है। पहली विशेषता क्या है? यह पाली में सुमेरपुर में स्थित है। ठीक है, ये नोट करने वाली बात भी है। दूसरी विशेषता सुन लिए, जवाई बांध की जलापूर्ति जो है, मतलब जलापूर्ति कहाँ से होती है? पाली, जोधपुर, जालोर और सिरोही, यहाँ तक की जाती है, मतलब को की जाती है। मतलब यहाँ से पानी इन इन जिलों के अंदर जाता है। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से भी इसको जानते हैं, जवाई बांध को। ठीक है, लिखेंगे अपन जवाई बांध से जल की पूर्ति। वो कौन कौन से जिले हैं? जैसे मैंने बताया आपको, जोधपुर, जालोर, जोधपुर, जालोर, पाली। जोधपुर, जालोर, पाली और एक है सिरोही। इन जिलों को जल की पूर्ति की जाती है। और अमृत सरोवर कहा जाता है मारवाड़ का। ठीक है, इसे अमृत सरोवर कहते हैं। किसको? जवाई बांध को। आगे बात समझ में, अमृत सरोवर के नाम से इसको जानते हैं। अब देखिए इसी के अंदर और कुछ विशेषताएं हैं। जब जवाई बांध में जल स्तर घटता है तो सेई जल सुरंग से आपूर्ति की जाती है। जो सेई जल सुरंग जो है यह राजस्थान राज्य की पहली जल सुरंग है, मतलब नीचे की ओर पानी से होती हुई जाती है, जो कि उदयपुर से जवाई बांध तक जल आपूर्ति का काम ये करती है। ठीक है, इसको भी मेंशन कर लेते हैं। क्या लिखना है अपन को? जब जवाई बांध में जल स्तर घटता है तो सेई जल सुरंग से जलापूर्ति करते हैं। ठीक है, लिखेंगे जब जवाई बांध में जल आपूर्ति घटती है तो सेई, आगे भाषण में सेई सुरंग है। ठीक है,
सेई जल सुरंग से आपूर्ति करते हैं। ठीक है, और ये आपूर्ति नोट करने वाली बात है, इसे नोट भी लगा लीजिए। किसके बारे में? सेई सुरंग के बारे में। और सेई सुरंग की विशेषता क्या कि जब राजस्थान की पहली, एक तो सेई सुरंग है, पहली जल सुरंग बोलते हैं इसको, जो कि उदयपुर से जवाई बांध तक जलापूर्ति का काम करती है। ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हो गया। क्या यह राजस्थान की पहली जल सुरंग है। ठीक है, वह उदयपुर से जवाई बांध तक जलापूर्ति का काम करती है। ये इसकी विशेषता हो गई। और इसी के साथ में हमारी लूनी नदी भी कंप्लीट होती है। देखिए, मैंने फिर से बताया आपको, अरब सागर के अंदर कुल 4 नदियां गिरती है। कितनी नदियां गिरती है? 4 नदी। उन 4 नदियों में से पहली नदी हमारी कंप्लीट होती है, लूनी नदी। सेकंड वीडियो में हम पढ़ेंगे माही नदी के बारे में, फिर पश्चिमी बनास और फिर साबरमती। ये 4 नदियों का अध्ययन हम करेंगे। आज का वीडियो के अंदर हमने लूनी नदी के बारे में पढ़ा, कहाँ से उद्गम है, कहाँ को जाती है, कितने बांध है, इस पे कितने डैम बने हुए हैं, और इसकी कुछ उद्गम स्थान, कितनी लंबाई है, कहाँ तक ये फैली हुई है। ये सारा का सारा बिंदु हमने लूनी नदी के अंतर्गत पढ़ा है। ये लूनी नदी का टॉपिक कंप्लीट होता है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।